नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज हम इस वीडियो पे चर्चा करने से पहले चैनल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉलेज एग्ज़ाम के बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज, और जिसमें चलेगी वो चलेगी आरएएस लेवल की चलेगी। आरएएस के जो प्रीवियस पेपर है उनके आधार पर चलेगी। इसके अलावा अपने अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओपन कर लिया है, वो भी वो स्टार्ट हो गया है। वो स्टार्ट इसलिए किया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो फुल हो गया है, 2 3 4 में भी नहीं आ रहे हैं मेंबर, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है। और आप है वो इंस्टाग्राम पे एजुकेटर द शैतान स्वामी नाम से आप सर्च करके वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और वहाँ से भी आप मुझे कॉल या मैसेज के द्वारा कैसे भी आप मुझसे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और आपको किस पे वीडियो बनवानी है यह भी आप वहाँ पे मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से चेक कर ले, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में और भी अच्छी बातें बताई गई है इस चैनल के बारे में भी, जो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। वो करते हैं जो पेपर है बीए फाइनल ईयर में, ये बुक चलती है इंडिया की ज्योग्राफी। यह स्पेशली एमडीएस यूनिवर्सिटी की है, लेकिन यह सभी महाविद्यालयों के लिए अच्छी है, क्योंकि राजा वनविक सीरीज की जो है ऑल इंडिया में बेस्ट सीरीज होती है, और 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे बाहर नहीं जाती, और एकदम लेटेस्ट वर्जन से हम पढ़ेंगे आज। देखिए 33 वर्षों से लगातार शानदार सफलता है, और इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं बड़े बड़े जो टॉपर होते हैं वो भी। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए इसमें इस वर्ष के लिए देखिए कौन कौन से जो टेस्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस वर्ष की परीक्षा हेतु राजा वनविक सीरीज के अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नात्मक प्रश्न। देखिए जो बड़ी वाली क्वेश्चन है उनमें मोस्ट कौन कौन से क्वेश्चन है, तो वो है 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर नहीं है, 14 नंबर है, 17 नंबर है, 18 नंबर है, 19 नंबर है, 20 नंबर है, 21 नंबर है और 24 नंबर। तो आपको 20 नंबर वाले क्वेश्चन में ना इन पे आपको एक बार देखना है, और ये केवल कॉलेज एग्जाम की दृष्टि से नहीं लेना है आपको कि कॉलेज में पास हो गए। आपको लेना है अपने आने वाले फ्यूचर में। अगर आप ज्योग्राफी से पीजी करते हैं तो भी उसमें भी ये काम में आएगी, और वापस आपको कहीं भी चले जाओ ये किताबें वापस पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसे अच्छी तरह से देखोगे तभी यह अपने आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी आप आ जाना, वहाँ पे उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में कितनी बार पूछा गया आप बताएंगे खुद। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध की बात करते हैं तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं तो वहाँ पे है भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो देखिए हम यहाँ पे एक गोलार्ध बना के देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। देखो पहले हम उत्तरी गोलार्ध वैसे करते थे, यह है उत्तरी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे इधर से बनाएंगे ना तो इधर बनेगा पश्चिमी और इधर बनेगा पूर्वी। तो भारत है यहाँ पे, इस तरह का मैप है भारत का। तो यहाँ पे जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ पे है। तो देखिए एक तो है उत्तरी गोलार्ध में और एक है पूर्वी गोलार्ध में, और इसके बारे में हम इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आप अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे किसका है। अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा बताए ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको बस समझना है कि ये ऐसे है, और इसी से ही पूरा क्लाइमेट चेंज होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और यह जो रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है, 0 डिग्री देशांतर उसे बोलते हैं। अब देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, तो इन सब को जानने के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही इसकी क्लासें लगेगी कॉलेज एग्ज़ाम के समाप्त होते ही। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब देखो इसको याद कैसे करना है, तो आप याद कीजिए 12 और 43, 12 43, 8 प्लस 4 कितने होते हैं, तो वो 12 होते हैं। 37 प्लस 6 कितने होते हैं, तो वो 43 होते हैं। 68 प्लस 7 कितने होते हैं, तो वो देते हैं 75। अब देखिए यहाँ पे यही याद रखना कि 75, अगर आप 75 से याद रखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे कि 68
डिग्री 7 मिनट, तो आप वहाँ पे फट से पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार आप 97-25 को है, इसी को भी आप देख सकते हैं। और ये पूर्वी देशांतर में है, पश्चिमी देशांतर में नहीं है। अब आप बताइए, अगर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे अगर पश्चिम में जाते हैं तो टाइम घटता है या बढ़ता है, अगर पूर्व में जाते हैं तो घटता है या बढ़ता है, ये आप बताएंगे। भारत की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो देखिए, भारत की उत्तर से लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किमी है वो इसकी लंबाई है, तथा पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, एक बार इनको ऐसे बोलना 3214 2933, 3214 2933, समझ में आ जाएंगे। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? तो देखिए, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। पश्चिमी देशांतर का ऑप्शन तो गलत करना है, पूर्वी देशांतर है ये। और ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से होकर ये निकलती है, गुजरती है। और इसी से ही भारत का जो मानक समय है वो निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से मिलती है? तो देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये मैंने पहले पढ़ा था तो उस टाइम की लिखी हुई ये है। देखो, ये यूपीएससी के हिसाब से लिखे हैं मैंने, जो कंपटीशन में ऐसा सीमें आती हैं उस हिसाब से लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा, ये जो भारत की स्थलीय सीमाएँ हैं तो चीन के साथ भी लगता है। अब चीन के साथ किस नाम से लगती है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है। और म्यांमार का जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है 4000। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ जो लगती है वो लगती है 4096.7 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना, सर्वाधिक लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, पाकिस्तान या चाइना के साथ में नहीं लगती है। क्वेश्चन पूछा गया है पहले बड़े लेवल में भी। पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? तो देखिए 3323 किलोमीटर लगती है। अब यहाँ पे यही होता है, देखो एक वहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था 3214, वो थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो है वो है ये, और इसके साथ है ये, तो ये सेम चीज़ का आपको याद रखना है कि 3214 किलोमीटर जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की है, जबकि 3323 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है वो बताइए। देखिए, रेड क्लिफ रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यह अधिकांशतः कृत्रिम सीमा रेखा है। कृत्रिम सीमा रेखा का मतलब है कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है, जैसे नदी नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, ये एक कृत्रिम रेखा है। अंग्रेजों ने बनाई थी, सर रेडक्लिफ जी नाम थे उनका, तो उन्होंने ये रेखा बनाई थी। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो देखिए, ये जो डाटा है ना, ये आप एक बार करंट से आप वापस चेक करना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, चेंज हुए हैं अभी। वापस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत के 4 भौतिक विभाग है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान। आप अपने माइंड में ना इसको सेट कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ पे है। मैप ओपन करो अपने माइंड में और वहाँ पे इनको सबको एनालिसिस करो। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, या सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप। तो ये जो है भारत के भौतिक विभाग है उनको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, या सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब यहाँ पे सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, तो इन तीनों नदियों का उद्गम स्थान आपके माइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत का पठार। तो अब देखिए, तिब्बत का पठार है वो भारत के उत्तरी सीमा में है स्थित है। तिब्बत का महान पठार स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई है वो 400 मीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल इनको एक साथ करके पढ़ना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। काराकोरम श्रेणी क्या है? तो ये देखिए, ये श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदुकुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। इसकी प्रमुख शिखरें केंटू, जैसरब्रम और मसरेब्रम आदि है। ये मैप से आपको याद होगा, जो काराकोरम और जो लद्दाख जास्कर, जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है, मैप से पढ़ेंगे आप। अलिंग कांगड़ी क्या है? तो देखिए, अलिंग कांगड़ी क्या है? काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित अलिंग कांगड़ी नामक हिमाच्छादित श्रेणी स्थित है,
जो काराकोरम लद्दाख जास की जो श्रेणियाँ हैं 3 भागों में, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये याद रखना। अब एक वीडियो में ना पूरा नहीं बताया जा सकता, बस जितना याद आए उतना ही पढ़ा सकते हैं। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में अलिंग कागड़ी नामक हिमाच्छादित श्रेणी स्थित है। हिमाच्छादित का मतलब है वहाँ पे बर्फ जमी हुई है। काराकोरम श्रेणी की एक पहाड़ी है दक्षिण साइड में, तो अलिंग कांगड़ी नाम से वहाँ पे हिमाच्छादित श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी। तो देखिए शिवालिक श्रेणी कहाँ पे है। अब ये तो देखो, ये श्रेणी पंजाब के पोटवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की तरफ कोसी नदी तक विस्तृत है। अब ये देखिए पंजाब के पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर, तो देखिए पाकिस्तान की सीमा के साथ में देखिए जो कोसी नदी है वहाँ पे देखिए पंजाब के पोटवार से आरंभ होकर पूर्व की तरफ कोसी नदी तक विस्तृत है। मिथ्यात के अनुसार यह श्रेणी सिंधु घाट से असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाटी के बारे में है, वो गारज से संबंधित मिथ्य धारणा है, ना कि नदी से संबंधित। महान हिमालय, यह हिमालय की उत्तरतम तथा सबसे लंबी श्रेणी है। जो हिमालय की सबसे ऊपर की है, जो उत्तर दिशा में है, जो चाइना की तरफ है, उसका नाम है महान हिमालय, और इन्हें हिमाद्री भी कहते हैं क्योंकि इस पर बर्फ जमी हुई होती है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक चाप के रूप में है, यह आपको ध्यान रखना। और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। यह आप कमेंट बॉक्स में बताओ 2500 है या 2400 है। हिमालय का प्रादेशिक विवरण, अब देखिए हिमालय का भी प्रादेशिक विवरण अलग अलग तरीकों से किया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो ये किया है सिडनी बोरार्ड में हिमालय को पश्चिम से पूर्व में निम्नलिखित 4 खंडों में विभक्त किया है। फर्स्ट है पंजाब हिमालय, सेकंड है कुमायूं हिमालय, थर्ड है नेपाल हिमालय, और फोर्थ है वो है असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय, असम हिमालय, इनके बीच में नदियां हैं, कुछ अवरोध है, तभी ये प्रादेशिक में विभाजित हुई है। तो सबसे हम पहले देखते हैं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। हिमालय के इस खंड का विस्तार सतलज से काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर में है। यह नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि प्रमुख धार्मिक महत्वों की शिखरें है। तो देखिए कुमायूं जो है, जो उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि प्रमुख धार्मिक महत्व की शिखरें है, वो किस में है, तो वो कुमायूं शिखर में। और कुमायूं शिखर कहाँ पे है, तो सतलज नदी से काली नदी तक। असम हिमालय क्या, तो देखिए हिमालय के इस खंड का विस्तार विस्ता में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 750 किलोमीटर की लंबाई में है। मैदान की तरफ श्रेणियों का ढाल तीव्र तथा पश्चिम की तरफ मंद है। अब ये वितस्ता भी नाम आता है, जो ये नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और उनके जो तो उन्हीं के आसपास में इसका विस्तार है। उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार कितना है, जो हमने भौतिक विभाग पढ़े थे 4 प्रकार के, उनमें हम वापस आते हैं पहले भी। तो देखिए उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार कितना है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में अधिकांश उत्तरी भारत पर पूर्व से पश्चिम की लगभग 3200 किलोमीटर लंबाई तथा 150 से 500 किलोमीटर चौड़ाई में ये धनुषाकार मैदान विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाबर, शिवालिक श्रेणियों के बाह्य वनों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी के निक्षेप को भाबर कहते हैं। शिवालिक श्रेणियों के बाह्य वनों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी के निक्षेप को भाबर कहते हैं। अब अगर कोई नदी पहाड़ से नीचे उतरेगी तो वो अपने नीचे क्या लाएगी, कंकड़ पत्थर लाएगी, और उन्हें वो होती है कंकरीली बलुई मिट्टी, उससे जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो कंकरीले होते हैं, जो जिनमें कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो होता है भाबर। बांगर क्या है, तो देखिए ये प्राचीन कांप से निर्मित अपेक्षाकृत उच्च भूभाग है, जहाँ सामान्यतः वर्षा काल का जल नहीं पहुँच पाता। अब देखिए बांगर और खादर में ना बहुत बार कंफ्यूज होता है कि बांगर पे वर्षा पहुँचती है या नहीं पहुँचती, पुराना है या नहीं है। तो आपको एक ही बात में ये याद हो जाएगा। तो देखिए बांगर से आपको बनाना है यहाँ पे आपको जो बेकार चीज़ होती है, बेकार चीज़, तो बेकार चीज़ क्या होती है, पुरानी नहीं होती क्या। तो जो बांगर होता है ये पुराना होता है, इस पर हर वर्ष जल नहीं पहुँच पाता, जबकि खादर पे हर वर्ष जल पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये खादर का ही क्वेश्चन आ गया। तो ये नवीन कांप से निर्मित में निचले मैदान है, जहाँ वर्षा काल में बाढ़ ग्रस्त हो जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में खादर की अधिकता है। तो देखिए PPU पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखो BBU का जो फॉर्मूला है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, वो आता है अपने हिस्ट्री से संबंधित है, वहाँ पे टैक्स वसूल लेते हैं अंग्रेजों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट, ये जो साउथ इंडियन है हमारा, वहाँ पे भी घाट है, पर्वत है, ऐसा नहीं है कि उत्तर में ही है। तो ये सह्याद्री पर्वत भी कहलाते हैं। इनका विस्तार समुद्र तट के समानांतर महाराष्ट्र में ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में है। इनका सागरोन्मुख ढाल बहुत तीव्र एवं पूर्व की तरफ है। तो देखिए ऐसे जब हम मैप बनाते हैं तो ये यहाँ पे सह्याद्री है, और इसका जो विस्तार है, यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम है ताप्ती, और यहाँ तक है। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और इनका जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है, इस दिशा की तरफ। और इसके बारे में क्या लिखा है, तो वो कुछ नहीं, ये इसे सह्याद्री भी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोंकण का मैदान, तो दमन से गोवा तक, अब उसको भी वापस डिवाइड किया गया है, जो है ना गोवा से दमन तक, उसको कहा गया है कोंकण। दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर लंबा तथा 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा मैदान विस्तृत है। यह बहुत ही कटाफटा मैदान है। लावा मिट्टी से निर्मित होने के कारण ये काफ़ी उर्वर है, उपजाऊ है, जो कोंकण का पठार है। काली मिट्टी होती है यहाँ पे, तो काली मिट्टी से क्या होती है, कपास होती है। मालाबार तटीय प्रदेश, तटीय मैदान, तो देखिए मंगलोर में कुमारी अंतरिक्ष तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान को मालाबार तट कहते हैं। यह लंबे व संकरी अनूप स्थित है, जिन्हें कमाल कहती हैं। तो ये मालाबार तटीय मैदान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाबर, जब हिमालय पर्वत और गंगा के मैदान मिलते हैं, वहाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्यों धाराओं ने अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काफी गहराई तक जमा कर दिए हैं। इन कक्कड़ पत्थर से ढका हुआ भाग ही भाबर कहलाता है। देखिए मैं बताता हूँ, मान लो ये हिमालय है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है, अब वो यहाँ से लेके आएगी ना, तो यहाँ पे कंकर ही कंकर हो जाएगा, और ये इनके बीच से होकर बहेगी। यही होता है भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ क्या है। बांगर मिट्टी उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण क्षेत्र के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है, वहाँ अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है, ऐसी भूमि को बूढ़ कहते हैं। तो बांगर और जो खादर है वहाँ पे भी ये बूढ़ है। बूढ़ का मतलब वो भूमि जहाँ पे ना अब है ना वो बाढ़ का पानी नहीं आता, उसकी मिट्टी है वो नष्ट हो गई है, मुलायम मिट्टी, इसी मिट्टी को बूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु नदी। यह नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी तरफ की ऊंचाई से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं वो है सतलज, व्यास, झेलम एवं रावी है। यह लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में। अब देखो यहाँ पे काराकोरम लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर निकलती है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी किसके बीच से होकर आती है। बड़े लेवल का क्वेश्चन है ये। व्यास नदी, यह नदी कुल्लू पहाड़ियों से निकलकर रोहतांग दर्रे से बहती है। 5 मीटर और 180 मीटर लंबा है। यह कुल्लू मंडी और कांगड़ा जिलों में बहते हुए पठानकोट के पूर्व में उतरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोई 4 नदियों नाम लिखिए। तो ये तो आपको ना मैप में बना लेना, एक बार याद हो जाएगी। तो महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, और इसके अलावा जो है कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी तंत्र की कोई 4 नदियों की विशेषताएं। सिंधु नदी तंत्र की कोई 4 नदियों के नाम लिखना है। तो नदी तंत्र के लिखने इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, यास नदी यहाँ पे लिखे, और बाकी देखो यहाँ पे सतलज भी हो सकती है। गंगा नदी तंत्र की कोई 4 नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए गंगा नदी में जो 4 नदियों के नाम है वो है गंगा नदी, यमुना नदी। अब यमुना का उद्गम कहाँ से होता है वो आपको देखना है। इसके अलावा जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, तो देखिए लूनी नदी है, वो अरब सागर की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। साबरमती नदी है, माही नदी है। तो ये सब की सब जो नदियाँ हैं, ये नदियाँ आपको अरब सागर में जाने वाली मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून शब्द का क्या अर्थ है। थोड़ा सा क्या आवाज़ आएगी, जो फैन है वो ऑन किया है, तो देखिए आपको मैनेज करना है और थोड़ा सा अच्छे से सुनना है, ताकि मैं भी थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा। मानसून शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम के मॉनसून यानी मॉनसून शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय है ऋतु से है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से है। तो देखिए मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो है चीर समत विचारधारा। इसके अलावा है वो है
वायु राशि विचारधारा और विक्षोभ विचारधारा है। तो ये मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। विक्षोभ क्या होता है, चीर समझ क्या होता है, वायु राशि क्या होती है, ये सिद्धांत बहुत बड़े हैं। एक एक घंटे के एक एक सिद्धांत है। जलवायु के अध्ययन के प्रमुख तत्वों के नाम लिखे तो देखिए, तापमान, वायुदाब और वर्षा, ये जो जलवायु का निर्धारण करती है। तापमान करता है, वायुदाब करता है और वर्षा करता है। अगर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो वो है तापमान। ऋतुओं के निर्धारण के प्रमुख तत्वों के नाम लिखे तो देखिए, तापमान और वर्षा है वही ऋतुओं का जो है निर्धारण करती है। भारत की प्रमुख ऋतुओं के नाम व उनके समय लिखे तो देखिए, भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। वैसे तो छः क्या 12 प्रकार की हो सकती है, लेकिन 6 प्रकार की बताते हैं, 2-2 महीने की, जो हिंदी महीनों के अनुसार। अब यहाँ पे कितनी है वो देखते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की है, इनका पैमाना शायद अलग होगा। तो देखिए, उत्तरी पूर्वी में है शीत ऋतु, 15 दिसंबर से 25 जून तक रहती है। और ग्रीष्म ऋतु है, उसमें 15 मार्च से 15 जून तक रहती है ग्रीष्म ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए तो वो 15 जून से 15 सितंबर तक है। और शरद ऋतु है वो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में अधिक तापमान होने का एक प्रमुख कारण बताए तो देखिए, वो है सूर्य की किरणों का लंबवत पड़ना। वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। समुद्र से अधिक दूरी अब समुद्र से भी बहुत दूरी, अगर समुद्र में भी अगर पानी ठंडा रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा उत्तरी भारत को। इसके अलावा प्रति चक्रवातों के कारण तापमानों का सदैव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लू किसे कहते हैं तो उत्तरी भारत में दिन के समय ये गर्म और शुष्क पछुआ पवनें तीव्र गति से चलती है, इन्हें लू कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आम की बौछार या फूलों की बौछार किसे कहा जाता है तो देखिए, दक्षिण भारत में जल से थल की तरफ जाने वाली पवनें जहाँ तक 12.7 सेमी तक वर्षा करा देती है। यह वर्षा आम और कहवा के लिए उपयोगी है, इसीलिए इन्हें फूलों की बौछार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के शुष्क होने के क्या कारण है तो वो देखिए, शुष्क पछुआ। तो अब हम देखिए 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से क्या अभिप्राय है तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय भौतिक दशाओं या परिस्थितियों में स्वतः उत्पन्न होने वाली वनस्पति से, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि शामिल होती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जिसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, वो प्राकृतिक वनस्पति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति जात का क्या आशय तो देखिए, वनस्पति जात का आशय किसी प्रदेश तथा काल विशेष में पाए जाने वाले समस्त जातियों सहित पेड़ पौधे, झाड़ियों के समूह से है। यहाँ पे भी वनस्पति की भी जाति का तात्पर्य यहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति है, उससे इसका संबंध लिया गया। झाड़ियों के समूह ऐसे हो, जैसे चाय के बागान असम में होते हैं तो वो वहाँ पर ही होते हैं, वो वहाँ पे क्या हो गए, वनस्पति जात हो गए। वनस्पति से क्या अभिप्राय तो देखिए, वनस्पति का अभिप्राय पेड़ पौधे, घास या झाड़ियों के विशिष्ट जाति समूह से है। वनस्पति क्या होती है, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ ही तो होती है। वन का क्या आशय है तो देखिए, वन शब्द का अर्थ एक ऐसे व्यापक क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ पेड़ पौधों का सघन आवरण पाया जाता है, उसे वन कहा जाता है। तो फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट वही होता है जो पेड़ पौधों का एक समूह होता है। जैसे अमेजन जंगल है, अमेजन के जंगल के प्रदेश है, तो वह क्या है, वह वन है। आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं तो देखिए, वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वे प्रदेश होते हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा आरक्षण के लिए छोड़ी जाती है कुछ भूमि, जिन पे शिकार वर्जित होता है। जो जलवायु, जो प्राकृतिक परिवेश है, उसको अच्छा रखने के लिए इस प्रकार के प्रदेश है वो रखी जाती हैं। इसके अलावा जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजातियाँ, उन सब का है वो इसी प्रदेश में दिया जाता है या उनको सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, यह वह वन प्रदेश है जहाँ वनों को साफ किया जाना अति हानिकारक है। भूमि के कटाव को रोकने के लिए जलवायु के विचार से या वनों की उपयोगिता को देखते हुए वनों में केवल पेड़ों को काटना ही नहीं रोका गया, किंतु पशुओं को चराना भी मना है। मतलब वहाँ पे पेड़ों को काटना भी मना है और पशुओं को चराना भी मना है, तो वो होते हैं आरक्षित वन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रक्षित वन। इन वनों पर सरकारी देख रेख हुआ करती है ताकि उनकी रक्षा हो सके। वन का साफ किया जाना भी हानिकारक है, लेकिन सरकार के
नियम इनकी देख रेख के संबंध में अधिक कड़े नहीं है। देखिए यहाँ पे रक्षित क्या होता है, रक्षित ये होती है जो रक्षा तो करती है सरकार उनका, लेकिन सरकार की आज्ञा से हम वहाँ पे पेड़ पौधे भी काट सकते हैं, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अवर्गीकृत वह वन होते हैं जहाँ पे पशुओं को भी चराने की स्वतंत्रता होती है और काटने की भी स्वतंत्रता होती है, सरकार इन पे ध्यान कम नहीं देती। जैसे अपने होता है ना नाडी बोलती हैं जैसे, तो वो सब एक प्रकार से अवर्गीकृत वन में आती हैं। और जब वो अभ्यारण्य की बात करते हैं ना तो वो आती हैं रक्षित में, वहाँ पे घूमने की हमें आज़ादी होती है। और बिल्कुल होते हैं जो जैसे हम बोल सकते हैं जैसे टाइगर वाला होता है, तो वहाँ पे किसी को नहीं जाने दिया जाता। वनों से होने वाले कोई दो अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। देखिए बाढ़ों को रोकने में वनों का बहुत योगदान है। अब देखो बाढ़ों को वन कैसे रोकते हैं, तो देखिए जल के प्रभाव की गति को ये कम करते हैं, ये जलवायु के नियंत्रण कहे जाते हैं, वनों से आर्द्रता बनी रहती है, जलवायु की शुष्कता कम होती है। तो ये सब होता है वनों से संबंधित। हरड़ बहेड़ा क्या है, ये मानसूनी वनों में खूब उगता है, इसके फल दवाई बनाने के काम में आते हैं। हरड़ से रंगने का पदार्थ भी बनाया जाता है। देखिए हरड़ बहेड़ा है, ये मानसूनी वनों में खूब उगते हैं, ये एक प्रकार की हम मान सकते हैं कि औषधि है। इनका क्या होता है, दवाई बनाने में इनका उपयोग किया जाता है और रंगने वाले पदार्थों में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए चमड़ा रंगने वाले पदार्थ किन वृक्षों से प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हरड़ बहेड़ा, आंवला, बबूल, टाखुड़ और मैनग्रोव। अब देखिए यहाँ पे मैनग्रोव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है गंगा नदी का, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैनग्रोव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में। बाकी देखिए इनके जो चमड़ा रंगने में आता है वो आता है आंवला, बबूल, टांगखुड़ और मैनग्रोव। जो चमड़े होता है ना, चमड़ा को जब को उसको क्या नरम करने के लिए उसको पीटा जाता है, तो वो इनकी झाड़ियों के द्वारा या इनसे किया जाता है। इनको इनके पानी में गर्म करके रखा जाता है या किसी भी प्रकार से इनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी रक्षा विभाग तथा समाज का ऐसा संबंध है, समन्वय है, जो रक्षित वनों पर समाज के भार को कम करता है, वन वर्धन की प्रक्रिया तीव्र करता है तथा मानव शक्ति को वन उत्पादन की तरफ अग्रसर करता है। तो देखिए सामाजिक वानिकी यही होता है जब समाज के लोग मिलकर पेड़ पौधों का विकास करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो वही सामाजिक वानिकी होती है। जस्ट सिंपल है, एकदम इजी है। नेक्स्ट देखिए चिपको आंदोलन से क्या उद्देश्य है। अब चिपको आंदोलन से पहले तो ये बताओ कि चिपको आंदोलन कहाँ चला था, तो उत्तराखंड में चला था। सुंदरलाल बहुगुणा इनका नेतृत्व करते थे। और चिपको आंदोलन में यही होता है, पेड़ पौधों के चिपने वाला सिस्टम है अपना, इस पे वीडियो बनाया हुआ है खेजड़ली वाला, 10 से 15 मिनट का वो वीडियो है, वो पूरा आरएस लेवल तक का वीडियो। उसमें एक एक कितने परिवार के थे, कैसे था, कौन राजा था जोधपुर का, वो पूरी कहानी वहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे चिपको आंदोलन के उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद किया जाना चाहिए। जो व्यापार करते हैं, जो पेड़ पौधे काट कर, उनको बंद करना चाहिए, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण किया जाए। अब देखिए प्राकृतिक संतुलन का मतलब है जैसे तापमान अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको संतुलित करने के लिए क्या करना है, पेड़ पौधे लगाना है। नेक्स्ट है मिट्टी को परिभाषित कीजिए, ये बहुत अच्छी है। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। देखिए मिट्टी की परिभाषा है वो बेनेट के अनुसार है। ये बेनेट है, ये बहुत बड़े है जो इन विद्वान है। देखिए ज्योग्राफी के जो विद्वान होते हैं उन्हें भौगोलिक विद्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बेनेट ने क्या कहा है, भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल शैलों तथा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी कहलाती है। तो भूपृष्ठ का यहाँ पे है, जो भूपृष्ठ होती है, जैसे हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ी थी, वहाँ पे 3 भागों में पढ़ा था। तो जो ऊपरी परत है उस पर संगठित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल शैलों तथा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी कहलाती है। उन्हीं से बनती है। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, शैलों का मतलब होता है जो चट्टानें होती है, उनके योग से मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुरातन कांप या बांगर क्या किसे कहा जाता है। तो देखिए बांगर का मतलब है बेकार चीज़, और जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता ना, वो होती है बेकार। तो यहाँ पे है ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। चीका व बालू की मात्रा समान होने के कारण ये दोमट कहलाती है।
बालू व चिकाई मात्रा होने के कारण। डेल्टाई कांप क्या? तो देखिए डेल्टा के समय बहुत कम ढाल होने के कारण नदियों का प्रवाह रुक जाता है तथा वे निरंतर निक्षेप करती रहती है। ये मिट्टियाँ बहुत उपजाऊ होती है। तो डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ बहती है ना तो वो अपने साथ जो जल बहा के लाती है, वो नदियों ठेठ जब गिरने वाली होती है ना, ठेठ मतलब नज़दीक में, तो वहाँ पे उनका प्रवाह बहुत धीरे हो जाता है और वो मिट्टी का क्या करती है? निक्षेप करती है। अब निक्षेप और कटाव में भी अंतर है। निक्षेप का मतलब है जो उनके साथ जो मलबा आता है, जो मिट्टी के कण आती है तो वो यहाँ वहाँ पे आके निक्षेप करती है। इनका फिजिकल ज्योग्राफी से भी यहाँ पे कनेक्शन बैठ रहा है। भारतीय मिट्टियों की कोई दो विशेषताएं बताई थी। देखिए भारतीय मिट्टियाँ काफ़ी प्राचीन व परिपक्व है। अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवांश तथा खनिज लवणों की कमी पाई जाती है। भारत की मिट्टी है वो अनुपजाऊ टाइप की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि अप्रदान किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक भूमि अप्रदन शब्द से क्या है? मतलब ऊपरी परत का कटाव से है। प्राकृतिक साधनों जल, पवन आदि द्वारा जब भूमि की ऊपरी परत या आवरण नष्ट हो जाता है तो उसे भूमि अप्रदन कहते हैं। भूमि अपर्दन किसे कहते हैं? जब जब प्राकृतिक साधनों जैसे जल, पवन आदि द्वारा जब भूमि की ऊपरी परत या आवरण नष्ट हो जाता है तो उसे भूमि अपर्दन कहते हैं। भूमि अपर्दन के क्या कारण है? तो देखिए भूमि अपर्दन के कारण है वर्षा की प्रकृति। अब वर्षा खड़ी ज़्यादा होती है या तिरछी वर्षांत होती है, वो है। भूमि का ढाल भी अपर्दन करता है। अब देखो यहाँ पे अपर्दन से आपको समझना है कि भूमि के जो कटाव है ना वो किस प्रकार के द्वारा हो सकते हैं, क्या कारण है उनका। तो वर्षा की प्रकृति एक कारण बनती है, भूमि का ढाल कारण बनता है। अगर भूमि का ढाल ज़्यादा होगा तो उसमें कटाव भी ज़्यादा होगा। धरातलीय संरचना, अब वो देखिए पर्वतीय है या मिट्टी का है, मैदानी है, किस प्रकार का, वो भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अत्यधिक पशुचारण भी प्रभावित करता है, वन शोषण करता है, स्थानांतरण कृषि करता है। स्थानांतरणशील कृषि वही होती है जहाँ पे कुछ समय के लिए खेती की जाती है फिर नेक्स्ट स्थान पर ले चली जाती है ना लोग, तो वो स्थानांतरण कृषि होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। भूमि अप्रदान के प्रकार बताइए। तो देखिए भूमि अप्रदान है वो दो प्रकार का है, जल द्वारा अपर्दन और वायु द्वारा अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि अप्रदान के कोई 4 दुष्परिणाम बताइए, मतलब इनका नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो वो देखिए आकस्मिक तथा भयंकर बाढ़ों का प्रकोप। बाढ़ होगी अगर नदियाँ मान लो एक सिटी के पास से होकर निकल रही है और वहाँ से मिट्टी का कटाव हो गया तो वो शहर में प्रवेश कर सकती है, तो भयंकर बाढ़ों का प्रकोप आ सकता है। भयंकर बाढ़ का प्रलयकारी रूप धारण कर सकती है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन से होने वाली हानियाँ। अब देखो मार्ग परिवर्तन में बहुत प्रकार की हानियाँ होता है। जो उनके तट पे स्थित होते हैं वो उनको साथ में डुबो ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कृषि योग्य उर्वर भूमि का नष्ट होना, भूसंकलन से सड़कों का विनाश होना। भूसंकलन क्या होता है? जब भू का मतलब होता है जमीन और संकलन का मतलब है खिसक जाती है। जब नीचे से रेत रेत निकल जाती है, जो अपर्दन हो जाता है तो वो सड़क नीचे धंस जाती है, वहीं होता है भूसंकलन से सड़क का विनाश। रे है किसे कहती है? ये देखिए रे है, ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिट्टी के ऊपर बिछी नमकीन परत को रे है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल का अर्थ क्या है? तो मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मर्त भूभाग। यह ऐसा होता है जहाँ सतही जल का अभाव तथा मिट्टी के जैविक तत्वों एवं नमी का अभाव होता है। मर्त भूभाग यह ऐसा होता है जहाँ सतही जल का अभाव तथा मिट्टी के जैविक तत्वों एवं नमी का अभाव होता है। मरुस्थल किसे कहते हैं? तो देखिए 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले भूभाग को मरुस्थल कहा जाता है। 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल जहाँ पे वर्षा कम होगी उसे ही मरुस्थल कहा जाएगा। और मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मर्त भूभाग। मर्त का मतलब मरा हुआ भूभाग है, मरुस्थल होता है तो वो। और वहाँ पे किसकी कमी होती है? वहाँ पे नमी की कमी होती है, उपजाऊ मिट्टी की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल के प्रसार के कारण लिखिए, किस वजह से फैल रहा है मरुस्थल? वो देखिए जनसंख्या, जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि है इसकी वजह से होता है। अनियंत्रित पशुचारण की वजह से होता है। फलों का विनाश, फलों का नहीं है वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, इन सब की वजह से क्या होता है? मरुस्थल का प्रसार होता है। अकाल एवं सूखा, क्षारीयता, क्षारीयकरण का मतलब यही होता है, अपर्दन वाला है। भूसंरक्षण के उपाय लिखिए। तो देखिए भूसंरक्षण, धरती को संरक्षित रखने के लिए पशुचारण पर नियंत्रण। एक जगह पे अगर ज़्यादा पशु चराएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका मरुस्थलीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पशुओं पर नियंत्रण करना है। वनों का रोपण करना है। सोपानी कृषि होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। सोपानी का मतलब यहाँ पे सीढ़ीदार खेती से,
वैज्ञानिक कृषि करना चाहिए, स्थानांतरण कृषि पर नियंत्रण होना चाहिए, जो लोग जगह जगह पे जाके कृषि करते हैं उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। सिंचाई की आवश्यकता के कोई 4 कारण लिखिए। तो देखिए अब किसकी वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पहले तो बताओ सिंचाई क्यों क्या होती है। तो सिंचाई यह होती है जब वर्षा की कमी होती है तो हम उससे ऊपर से पानी देते हैं, उसे भी सिंचाई कहते हैं। अब उसकी आवश्यकता के कारण देखिए वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की एक तो वर्षा की निश्चित नहीं है कि 15 दिन बाद में वर्षा होगी, वर्षा की अनियमितता, नियमित भी नहीं है कि ये इतने दिन बाद में आएगी। मानसून विभंगता, बीच बीच में रुक जाता है मानसून। वर्षा काल सीमित होना, बहुत ही कम समय तक वर्षा होती है, तो इन सब के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए सिंचाई किसे कहते हैं। तो देखिए वर्षा के अभाव में कृत्रिम साधनों द्वारा खेती को जल उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई के कोई 2 कारण बताए। देखिए यहाँ बिखरी हुई बस्तियों के कारण जल प्राप्ति के लिए तालाब ही उचित है। बिखरी हुई बस्तियों के कारण जल प्राप्ति के लिए तालाब ही उचित है। यहाँ की कठोर भूमि में नहरें तथा कुएं खोदना कठिन है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। देखिए तालाबों द्वारा सिंचाई के 2 प्रमुख कारण, पहला लिखा गया बिखरी हुई बस्तियों के लिए जल प्राप्ति के लिए तालाब आवश्यक है। वहाँ पे जो है बस्तियाँ वो बिखरी हुई है। नेक्स्ट है कठोर भूमि है, वहाँ पे भी देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वहाँ पर भी कठोर भूमि है, तो नहरें और कुएं खोदना वहाँ पे कठिन कार्य है। तो उनके लिए क्या करते हैं, वो तालाब बनाते हैं। नलकूप के निर्माण के लिए कोई 2 अपेक्षित दशाएं लिखिए। तो देखिए क्षेत्र की मिट्टी उर्वर होनी चाहिए, मतलब कि उसमें क्या होना चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, जिससे नलकूप का लागत वे वसूल हो सके। जैसे अभी ट्यूबवेल कराते हैं, ट्यूबवेल, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज़मीन है वो 20-25 बीघा होनी चाहिए और वो उपजाऊ होनी चाहिए। सस्ती जल विद्युत उपलब्ध होनी चाहिए। जल विद्युत सस्ती का यहाँ पे तो इसका बारे में पूछिए मत, जो बिल है उसका वो नियमित कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम बिल आना चाहिए। कुओं द्वारा सिंचाई के कोई 2 लाभ लिखिए। कुओं के द्वारा सिंचाई से देखिए कुआं बनाने में कम समय, व्यय तथा श्रम लागत है। अब यह तो क्या है, यह तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हम ले सकते हैं। कुआं बनाने में कम समय लगता है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगता है। व्यय भी बहुत ज़्यादा लगता है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं कुआं में, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, श्रम। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कुएं बनाने में किसी उच्च परावधि की या यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। यह प्राचीन समय में बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि उस समय ये नहरें बनाना पॉसिबल नहीं था। कुआं बना दिया तो उस टाइम के लोगों को कम लगता था, मेहनत कम लगती थी, समय कम लगता था। लेकिन अभी कुआं बनाने में ये सब के सब पॉइंट है, ये नेगेटिव है। अनित्यवाही नहरें किसे? यह नहरें केवल वर्षा ऋतु में काम में आती है। इसमें बाढ़ का अतिरिक्त जल जाता है, इससे अधिक वर्षा के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। यह होता है अनित्यवाही। अनित्यवाही का मतलब देखिए यह नहरें केवल वर्षा ऋतु में काम में आती है। यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, शब्दों को तोड़ के, सेंटेंस को तोड़ के, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। यह नहरें केवल वर्षा ऋतु में काम में आती है, केवल वर्षा ऋतु में। इनमें बाढ़ का अतिरिक्त जल चला जाता है। इसमें अधिक वर्षा के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। अब नित्यवाही क्या होती है? जो वर्ष भर जिनको नदियों से पानी मिलता है वो नित्यवाही होता है, और नदियों के जल को बांध द्वारा नियंत्रित किया जाता है नित्यवाही नहरों को। यहाँ पे तीसरा दिया केड, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो देखिए 5वीं योजना, कौन सी 5वीं योजना? पंचवर्षीय योजना। 1974-75 में केंद्र सरकार द्वारा केड कार्यक्रम संचालित किया गया। इसमें खेतों में नलियों व सड़कें बनवाना, बाढ़बंदी, संचार आदि साधनों का विकास किया गया। इस कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 5वीं पंचवर्षीय योजना 1976 में किया गया। सड़कों में नलियाँ, और सड़कों में नहीं, खेतों में नलियाँ, सड़कें बनाना, और बाढ़बंदी, मेड़बंदी करना, संचार आदि साधनों का विकास करना था। CAD यहाँ पे इसका अर्थ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देशीय योजना में कोई 4 उद्देश्य बताइए। बहुउद्देशीय ये योजना का मतलब ही यही होता है कि जिसमें 2 से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। सिंचाई तथा भूमि का वैज्ञानिक उपयोग करना, बाढ़ नियंत्रण तथा रोगों की रोकथाम, जल परिवहन का विकास एवं क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति, वृक्षारोपण, ईंधन का प्रबंध तथा वन संरक्षण, ये उनके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक बार वापस देख लेना। बाढ़ नियंत्रण करना, भूमि का वैज्ञानिक उपयोग करना, जल परिवहन का विकास करना, क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति, वृक्षारोपण, ईंधन, सब का विकास करना होता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये याद रखना, क्योंकि कोसी नदी से बिहार को बहुत बाढ़ क्या होती है, बाढ़ आती रहती है वहाँ पे। कोसी परियोजना क्या है? तो यही है,
कोशी परियोजना क्या है, जो बिहार में बाढ़ आती थी उसको बचाने के लिए, जो बिहार को इस नदी से रक्षा करने के लिए जो योजना आई थी वो कोशी योजना थी। तो वो देखिए यहाँ पे क्या, कोशी नदी के जल पर नियंत्रण के लिए सिंचाई, शक्ति उत्पादन, बाढ़ व भूमि अपरदन नियंत्रण, दलदली भूमि का पुनरुद्धार, मत्स्य पालन, नौकारोहण आदि सुविधाओं को विकास के लिए 1954 में बिहार एवं नेपाल सरकार के समझौते के अंतर्गत कोशी परियोजना बनाई गई थी। जो बिहार में जो ये कोशी नदी जो शो कहलाता है, इसका नियंत्रण करने के लिए नेपाल और बिहार के बीच में 1954 में जो परियोजना बनाई गई उसे कोशी परियोजना कहते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं बताई तो देखिए, भारत की जो कृषि है वो जनसंख्या की निर्भरता है। जनसंख्या ज़्यादा है तो कृषि भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। कृषि पर जलवायु का प्रभाव है, वैज्ञानिकता का प्रभाव नहीं है। फसलों की विविधता, असम में चाय बोते हैं जबकि राजस्थान में बाजरा बोते हैं, ये विविधता ही है। राष्ट्रीय आय में योगदान है कृषि का। खाद्यान्नों की प्रधानता, मतलब यहाँ पे व्यापारिक फसलों को कम महत्व दिया जाता है। कृषि भूमि का प्रतिशत भी अधिक है यहाँ पे। भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याएं क्या देखिए, कृषि जोतों का छोटा आकार तथा भूमि का असंतुलित वितरण, खेत छोटे छोटे हैं, उत्तम बीजों का अभाव भी है यहाँ पे, खाद तथा उर्वरकों का भी प्रयोग कम किया जाता है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। भारतीय कृषि के विकास के कोई 4 उपाय लिखिए। तो देखिए, कृषि को अच्छा बढ़ाने के लिए 4 उपायों की यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। कौन कौन से उपाय, तो देखिए, चकबंदी तथा सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देना। चकबंदी का मतलब यहाँ पे है मेड़ करना या उसके चारों ओर बाड़ करना। और नेक्स्ट है उत्तम बीजों का उत्पादन करना, अच्छे, जैसे बाजरा का भी अलग अलग किस्म के आती हैं वो देखना। खाद तथा उर्वरकों का उपयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा। कृषि शिक्षा, प्राविधिकी एवं अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना। तो ये होते हैं ना कृषि विज्ञान वाले, उनका कृषि शिक्षा पे भी जोर देना। भारतीय खाद्य निगम, देखिए, किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। यह निगम किसानों से खाद्यान्न खरीदकर सरकारी भंडारण तथा वितरण की व्यवस्था करने के साथ ही उपभोक्ताओं का भी संरक्षण करता है। भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था करता है, किसानों के जो उत्पादन होता है। इसके अलावा भारतीय जो किसान है, किसान उपभोक्ताओं को भी संरक्षण देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, FCI किसका संक्षिप्त रूप है, तो वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1965 में क्या किया गया, 65 में यह निगम कार्यरत था, की स्थापना की गई थी। IARI किसका संक्षिप्त रूप है, तो देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है, गूगल करो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट पॉइंट है खरीफ की फसल। तो मानसून के आगमन के पहले जून जुलाई में बोई जाती है कौन सी फसल, खरीफ की फसल। देखिए, फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। जो जायद की होती है वो सब्जियां वाली होती है, जो मार्च के लगभग या फरवरी मार्च में बोई दी जाती है जब सर्दियां ख़त्म होती है। और जैसे ही वो जून, जैसे गर्मी आती है ना, उसके बीच में जो टाइम होता है वहाँ उस टाइम में ये जायद की फसल की जाती है। जबकि जो रबी की फसल है वो सर्दी ऋतु में की जाती है, जिनमें जो गेहूँ, सरसों ये बोए जाती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक के मध्य बोई जाती है ये गेहूँ, जो चना, सरसों, मटर, मसूर आदि प्रमुख रबी की फसलें। कंपटीशन में इनमें से 3 दे देंगे खरीफ की, 1 दे देंगे रबी की, यह पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ना मक्का की है, बाजरा की है, गेहूँ की है, चावल की है, इनकी नस्लों के बारे में पूछा जाता है, इनकी किस्म के बारे में बहुत बार पूछा जा रहा है। लगभग हर कंपटीशन पेपर में इसके बारे में ना पूछा जा रहा है। तो ये कॉलेज वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो कंपटीशन में इससे बाहर नहीं जाएगा। जायद में यही सब्जियों वाली होती है, जिसमें देखो तरबूज, ककड़ी, ज्वार आदि प्रमुख जायद फसलें हैं, जो ग्रीष्म काल में बोकर वर्षा आरंभ होने पर काट ली जाती है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं चावल के बारे में। चावल की कृषि के लिए आवश्यक तापमान बताइए। तो देखिए, वर्षा का औसत तापमान है वो होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। इस फसल के लिए उपयोगी है। बोते समय 20 सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 सेंटीग्रेड तापमान अपेक्षित है। औसत तो है वो 21 सेंटीग्रेड है, जबकि बोते समय 20 और पकते समय 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए चावल की कृषि के लिए। चावल बोने की विधियां है वो 3 विधियां है। चावल 3 प्रकार से बोया जाता है। छितराकर का मतलब होता है जैसे हम अगर कहीं पे
फसल नहीं होती है तो उसको क्या बीजों को छितराकर बोती हैं, वो है खोदकर है, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाकर या प्रतिरोपण पौध द्वारा, ये यहाँ पे ये है। खोदकर का मतलब है जब हम हल से बीजते हैं ना तो वो खोदकर ही बीजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेहूं की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है? तो भारी दोमट, बलुई दोमट तथा हल्की चिकनी मिट्टी गेहूं के लिए अति उत्तम उपयोगी होती है। गन्ने की कृषि के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो गन्ने की कृषि के लिए औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उचित है। इसके लिए धूप आवश्यक है। मेघाच्छादन तथा पाला गन्ने के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट देखिए, गन्ने की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है? तो देखिए, गन्ने के पौधे के लिए नमी युक्त उपजाऊ गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। लावा मिट्टी में गन्ने की उत्तम कृषि होती है। लावा मिट्टी में, अब लावा की देखो, लावा मिट्टी से मतलब यहाँ पे है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी से मैग्मा और लावा का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा फिजिकल जियोग्राफी में आपको, तब जाके समझ में आएगा। अब लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, वो देखिए, मैग्मा होता है वो अंदर ही रहता है, ज्वालामुखी फटता है तो, और जो बाहर आ जाता है वो लावा होता है। और उससे क्या बनते हैं, बेसाल्ट मैदान बनते हैं जिसमें काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी के जो बनते हैं ना वो ही होते हैं गन्ने की फसल के लिए उपयोगी। नेक्स्ट देखिए, तंबाकू की कृषि के लिए कितनी वर्षा उपयोगी है? राजस्थान पुलिस में भी इस प्रकार की क्वेश्चन आती है कि तंबाकू राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं आता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैसेज करके पूछिए। द एजुकेटर द शैतान स्वामी नाम से वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो। मेरे लिए नहीं तो अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों का भी भला होगा, उसमें मेरा भी भला होगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, तभी मुझे इसमें एनर्जी मिलेगी। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगा। और बहुत ही जल्दी, जिस प्रकार यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहली बार ये सीरीजें लाने का जो आइडिया था वो था, अब आने वाली राजस्थान पुलिस के लिए और पटवारी के लिए 50-50 घंटे का ऐसा क्रैश कोर्स बनाऊंगा कि आपको प्लस कोर्स वालों के बराबर आ जाओगे, आप कुछ भी नहीं छूटेगा। बाकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस कुछ चाहिए या कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो वो आप बता देना कमेंट बॉक्स के द्वारा, कॉल करके द्वारा कि किस पे वीडियो बनानी है, तो वो आपको मिल जाएगा। तंबाकू की कृषि के लिए कितनी वर्षा उपयोगी है? तो देखिए, अधिक वर्षा तंबाकू के लिए हानिकारक होती है। अब यही है, तंबाकू और जो होता है ना चावल नहीं चाय, तो उनकी पत्तियां गल जाती है, और पत्तियों ही है। चाय में क्या होता है, पत्ती होती है, जबकि तंबाकू में हम किसका सेवन करते हैं, तो पत्तियों का ही सेवन करते हैं, तो उसमें अधिक वर्षा है और उससे क्या पत्तियां गल जाती है, तो यही उसके लिए नुकसानदायक होता है, हानिकारक। साधारणतः 50 सेमी वर्षा इसके लिए पर्याप्त होती है। इससे से कम वर्षा होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कपास की कृषि के लिए आवश्यक तापमान बताइए? तो देखिए, कपास की कृषि के लिए 25 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल होता है। पाला कपास के लिए हानिकारक होता है। कपास होता है काली मिट्टी में, और काली मिट्टी में होता है कपास के लिए जो आवश्यक होता है वो पाला है ना, ये हानिकारक होता है। 25 से 27 सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है। जोंट की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी है? तो देखो, जोंट की कृषि के लिए नदियों की उर्वर काप मिट्टी अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में प्रतिवर्ष नदियां नई कांप जमा करती रहती है, अतः यह क्षेत्र जोंट के कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई, वहीं पे तो मिलती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, उसके बाद में उसे क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। तो वो भी आप बताना कि पद्मा किसे कहा जाता है। और जूट का उपयोग होता है वो रस्सी बनाने में, बोरी बनाने में, इस प्रकार के सामान में है वो जूट का उपयोग किया जाता है। ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त है? तो देखिए, चाय की भूमि के लिए पहाड़ी ढलान वाली भूमि आवश्यक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अगर चाय को बो देंगे तो पानी रुक जाएगा, और पानी रुक जाएगा तो वहां पे खेती अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चाय की कृषि के लिए आवश्यक श्रम कितना है? अब देखो, चाय की कृषि के लिए श्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि चाय के पत्तों को बार बार तोड़ा जाता है, बार बार। तो देखिए, चाय की पत्तियों को चुनने, सुखाने, डिब्बों में भरने अधिक श्रमिक आवश्यकता होती है। इन कार्यों के लिए है ना स्त्रियां उपयुक्त रहती है, और सस्ती श्रमिक होती है ना, चाहे वो अकुशल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन काम करने वाले की जरूरी है। क्योंकि देखो, पत्तियों को तोड़ना, चुनना, फिर उनको सुखाना, फिर उनको डिब्बों में भरना, और इनको भी क्या है सुखाते समय भी ना
एक फिक्स होता है कि इतने समय में सूखनी चाहिए, क्योंकि अगर इन पे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये बदबू मार सकती है। कहवा की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यकता मिट्टी उपयोगी है? तो देखिए कहवा की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है कहवा के लिए, जिसमें लोहा चूना व जीवांश अधिक है। इसके लिए दोमट व लाल मिट्टी अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं का महत्व बताइए। ये आप अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ के बता सकते हैं कि वो होता है कृषि कार्य में उपयोगी होते हैं, बोझा ढोने में होते हैं, उनका जो गोबर होता है वो खाद के रूप में आता है। इसके अलावा उनका जो देखिए खाल है, ऊन है, चमड़ा है, खाद सवारी ढोने, खाद्य पदार्थ सब में काम में आती है। पशुओं का ये महत्व है। भारत में पाए जाने वाली भैंसों की नस्लों के नाम लिखिए। तो देखिए हरियाणा की मुर्रा, सौराष्ट्र की जाफरबादी, गुजरात की सूकी एवं महेसाना, महाराष्ट्र में नागपुरी, पंजाब में नीली, रावी, उत्तर प्रदेश में भदावरी प्रमुख नस्लें हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की भदावरी नस्ल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा इनका मिलान वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत बड़े बड़े लेवल में, अच्छे लेवल में, जहाँ पे आप ज्योग्राफी से नेट करेंगे, ये PhD करने के लिए JRF करेंगे, तो वहाँ पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सौराष्ट्र की जाफरबादी है, गुजरात की सूकी है, सूकी और महसाणा है। अब देखिए ये महसाणा ना ये जगह का नाम भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है? श्वेत क्रांति है वो दूध के उत्पादन से है। वर्गीज कुरियन 1970 वाला गुजरात के आणंद से स्टार्ट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए श्वेत क्रांति की योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फ्लड योजना जुलाई 1970 में चलाई थी, और इनका जो जनक होता है वो वर्गीज कुरियन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का जो होता है वो होता है स्वामीनाथन पिता कहा जाता है उसे। बाकी देखो इन क्रांति पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इन सब पे हम वीडियो बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NDDB किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो ये दूध के लिए जो संस्था है वो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसका संक्षिप्त रूप है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पे विकास, तो विकास बोर्ड है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। इसी से दूध, मांस, खाल, बाल, खाद आदि प्राप्त होती है, क्योंकि बकरी को कोई भी खरीद सकता है 5,000 से 10,000 के मध्य, जबकि अगर भैंस को हर कोई नहीं खरीद सकता 50-60 हज़ार में, गाय को नहीं खरीद सकता, घोड़े को नहीं खरीद सकता। इसीलिए गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। इसे गरीब का फ्रिज भी कहा जाता है, नहीं मारवाड़ का फ्रिज भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2013-14 में बहुत पॉपुलर हुआ था कि गरीब का फ्रिज किसे कहा जाता है? तो वो बकरी को कहा जाता है, क्योंकि बकरी का दूध है वो कभी भी निकाला जा सकता है। तो जैसे फ्रिज में से हम दूध निकाल के कभी भी चाय बना सकते हैं, उसी प्रकार से बकरी का दूध, इसीलिए इसे गरीब का फ्रिज कहा गया था। ये 12-13 में क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत एक बार एग्जाम में पूछा गया था उसी समय, एक बार नहीं 2-3 बार। महाराष्ट्र में मत्स्य पालन के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं मौजूद है? देखिए महाराष्ट्र क्या है वो समुद्र के पास में स्थित है, तो यहाँ पे देखिए किनारा पर्याप्त कटाफटा है, कटाफटा बहुत जरूरी है। वर्षा की अधिकतम समय समुद्र शांत रहता है, वहाँ पे कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, ज्वार भाटा। मछली संग्रहण की पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। परिवहन की उत्तम सुविधा है, क्योंकि वो मुंबई वाला आप देख सकते हैं, तो परिवहन भी अच्छा है, सब कुछ सेट है वहाँ पे। मत्स्य पालन की अच्छी अनुकूल दशाएं उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मत्स्य, यहाँ पे पहले हम देखते हैं पूरे क्वेश्चन कितने वन लाइनर, उसके आधार पर हम ना अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितनी है, 171 171 यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए हम कहाँ पे थे, ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में हो गया। इसके बाद में देखिए भारतीय मत्स्य व्यवसाय के पिछड़ेपन के कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए भारत में मत्स्य पालन निम्न वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है, अगर और निम्न वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है तो उनके पास तकनीकी नहीं है, वो पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, तो उन पे वो मतलब ऐसे ही जुगाड़ू काम चलाऊ मत्स्य पालन करते रहेंगे। नेक्स्ट है, भारत में मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं प्राप्त नहीं है।
भारत में मत्स्य पालन के लिए व्यवसाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं प्राप्त नहीं है। मत्स्य पालन व्यवसाय को विकसित करने के लिए उपाय लिखिए। तो देखिए आंतरिक मत्स्य उत्पादन का विकास, समुद्री मत्स्य उत्पादन का विकास, मत्स्य संस्थान, मत्स्य व्यवसाय का आधुनिकीकरण आदि है। ये मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है उसे बढ़ाने के लिए बताया गया है। आंतरिक मत्स्य उत्पादन का विकास, आंतरिक का मतलब होता है, देखो मत्स्य पालन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है महासागरों में, एक होता है नदियों में, एक होता है जो घर में कहीं पे तालाब बना के, तो उनका विकास करना चाहिए जो आंतरिक है। इसके अलावा समुद्री मत्स्य उत्पादन का भी विकास करना चाहिए। मत्स्य संस्थान को का स्थापना करना चाहिए गाइड करने के लिए। मत्स्य व्यवसाय का आधुनिकीकरण करना चाहिए कि जो पहले प्राचीन समय से करते आ रहे हैं उसको मॉडिफाई करना चाहिए, अलग अलग टेक्निक का विकास होना चाहिए, तभी मत्स्य पालन है वो आगे बढ़ेगा। भारत में खनन उद्योग की कोई दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। खनन का पहले शब्दिक अर्थ होता है कि जो खोद के जो खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खनन कहते हैं। यहाँ पे क्या प्रमुख समस्याएं, तो देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यय लगता है, और खनिजों की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। ये जितना उपयोग में आते हैं उससे ज़्यादा इनकी कॉस्ट हो जाती है, ये इनकी समस्या है। तो देखिए खनन कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं होता, ऊपरी भाग में खुदाई करके खाने अप्रयुक्त छोड़ दी जाती है, खुली छोड़ दी जाती है ना, तो वहाँ पे गिरने के चांसेस होते हैं, चाहे पशु गिरे या इंसान गिरे। नेक्स्ट देखिए खनिजों का शोषण, उपयोग, विक्रय, स्वामित्व संबंधी कठिनाइयों के अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान, पूंजी और श्रम संबंधी समस्याएं भी रहती है। नेक्स्ट देखिए HJL किसका संक्षिप्त रूप है, तो देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। राजस्थान में इसका उद्घाटन जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, देवबारी उदयपुर में है या कहाँ पे है, वो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। लोहा आयस्क धातु की गुण लिखिए। तो देखिए लोहा कितने प्रकार का होता है, लोहे से इस्पात किस प्रकार बनता है, उसमें क्या क्या मिलाए जाते हैं। लोहे का नाम लेते ही उसके बारे में पूरा जानकारी आपके माइंड में ओपन हो जानी चाहिए। जैसे कंप्यूटर में ओपन करते हैं ना, विकिपीडिया पे चले जाना चाहिए, अपने माइंड के जो विकिपीडिया वहाँ पे चले जाना चाहिए। लोहा आयस्क के गुण देखिए, ये गुण है वो अधिक मजबूत होता है, टिकाऊपन होता है, इसमें इच्छित आकृति में डाला जा सकता है उसको गर्म करके। ये अत्यंत सस्ती उपयोगी धातु है। क्या सोना सस्ता है? नहीं, लोहा सस्ता है। यह इसके गुण है। लोहा आयस्क के प्रकार लिखिए। तो देखिए लोहे की कच्ची धातु 4 प्रकार की होती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। ये टेमेटाइट कोई खनिज नहीं होता, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। जो हेमेटाइट होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा आयस्क होता है। मैग्नीज का उपयोग लिखिए। तो देखिए इस्पात उद्योग में इसका, देखिए लोहे से अकेले से इस्पात नहीं बनता, उसमें मैग्नीज मिला के उसे कठोर किया जाता है। अगर हम बात करें कि लोहे को लोहे काटता है, कभी सुना है? तो लोहे को लोहे नहीं काटता। जिस लोहे में मैग्नीज मिलाया जाता है वो अधिक मजबूत हो जाता है। अगर हम बात करें 1799 की टीपू सुल्तान के समय की, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ेंगे जो टीपू सुल्तान की जो तलवार बनी हुई थी वो वुटेज स्टील की बनी हुई थी। वो दुश्मन के लोहे कवच को भी काटते हुए, चीर करते हुए शत्रु का सर्वनाश कर देती थी। तो यही होता है इस्पात में, अच्छे इस्पात में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो बस। बाकी आने वाले टाइम में ऐसे मिलेगी आपकी जानकारियाँ जो आप शायद अदर यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्लस वाले नोट से पढ़ाएंगे हम, जो अच्छे लेवल के हैं, यूपीएससी लेवल का हो या आरपीएससी लेवल का हो, तो वहीं से पढ़ाएंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही एक धमाकेदार 3 हमारी टीम बन जाएगी, 5-6 की, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला आपको। तो देखिए इस्पात उद्योग में इसका विशेष प्रयोग होता है मैग्नीज का। अनेक रासायनिक उद्योगों में ये काम में आता है। इसके अलावा शीशे में सफ़ेदी लाने तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है। शीशे में सफ़ेदी लाने के लिए, अब शीशा भी देखो बहुत प्रकार का होता है, लाल शीशे में अलग मिलाया जाता है, तो उनमें सफ़ेदी लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अभ्रक में पाए जाने वाला गुण क्या है? तो देखिए ताप विद्युत निरोधक होता है, पारदर्शक होता है। अब देखिए मैं बताता हूँ अभ्रक क्या होता है, कभी देखा है? नहीं। तो देखिए अभ्रक होता है जैसे कच्ची सड़कें बनी हुई होती है, कच्ची सड़कें बनी हुई होती है, तो वहाँ पे एक पन्नी टाइप का, कांच की टाइप का, जिसके एक के ऊपर एक परत होती है, वो होता है अभ्रक। वो देखिए अभी तो नहीं बन रही उस टाइप की रोड है वो, लेकिन बन रही थी, ये शायद बन रही थी 2013-14 में जब सड़कें बनी थी ना,
तो उस टाइम में बहुत आया था अब्रक, जैसे उसको हाथ में रख ऐसे ऐसे मतलब उसको फिसलन करवाती तो बहुत सारी उसकी परतें उतरती थी, वो अब्रक होता था। और उसकी खास विशेषता यह होती है कि वो ताप निरोधक होता है, उस पर इसको कितना ही गर्म कर लो उसकी वो मतलब राख में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यह उसका ना इम्पोर्टेंट गुण था। लचीला भी होता है ये, ताप विद्युत निरोधक होता है, अगर हो जाए जल जाए तो मुझे बता देना। क्षयशील संसाधन क्या होते हैं, तो देखिए क्षयशील होते हैं, जो क्षय का मतलब होता है जिनका खत्म हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है। तो वो संसाधन जो जिनका उपयोग करने पे नष्ट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब के सब। अक्षयशील में जो जिनका पुनर्निर्माण हो सकता है, जैसे ज्वारीय शक्ति है, जल वायु पवन ऊर्जा, ये सब के सब है ना। जैसे वनस्पति भी किस में आती हैं, ये आते हैं, मनुष्य को वापस बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। भारत में कोयले के प्रकार थे, तो देखिए कोयले 4 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही प्रकार का है भारत में, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट। और इसके अलावा होता है एक पीट कोयला इंपॉर्टेंट, जोधपुर नहीं, बीकानेर के जो पालना में होता है वो लिग्नाइट कोयला होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिग्नाइट या भूरा कोयला, यह अपरिपक्व कोयला है, जलते समय अधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन का अंश है वो 45 से 55% तक होता है, जल का अंश 30 से 55% तथा वाष्प 35 से 50% तक होती है। ये लिग्नाइट कोयले के बारे में विशेषता। एंथ्रेसाइट है ना, ये सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है, जल का अंश 2 से 5% तक, वाष्प का अंश 15 से 45% तक होता है। देखिए यहाँ पे एंथ्रेसाइट में मैं बताता हूँ कुछ क्वालिटी, जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी ना वो उतना ही अच्छा होगा, एंथ्रेसाइट में होता है। उसके बाद में देखो एंथ्रेसाइट बिटुमिन्स में उससे कम होता है कार्बन, फिर होता है वो लिग्नाइट, वो पीट के बाद में लिग्नाइट, नहीं लिग्नाइट उसके बाद में पीट होता है। ये अंग्रेजी की ABCD की तरफ भी चलती हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र, देखो भारत में 2 ही प्रकार के कोयला क्षेत्र होते हैं, तो वो आपको देखो यार सब्सक्राइब कर लो। अभी इतना आना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि एक साथ इतना बताना। गोंडवाना कोयला क्षेत्र देखिए तो इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्षा आदि नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। ये हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। सतपुड़ा एवं पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में यह प्राप्त होता है। सतपुड़ा कहाँ पे है ये? दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र भारत के जो दक्षिण में है विशालतम कोयला क्षेत्र है। यहाँ गोंडवाना प्रदेश का 70% कोयला उत्पादन होता है। दामोदर घाटी में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया, बोकारो, गिरिडीहो, कर्णपुरा की खानों में बिटुमिन जाति का कोयला पाया जाता है। ये रटने वाले क्वेश्चन है, मैप के क्वेश्चन। अगर मैप में अगर आपके पास टाइम है तो मैप में दर्शाइए इनको, जो झरिया, बोकारा, गिरिडीहो, कर्णपुरा, इनको। टर्सरी कोयला क्षेत्र, टर्सरी कोयला क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। यहाँ यह पूरा कोयला लिग्नाइट कोयला होता है। देश का 20% कोयला वो इसी का है, इसी किस्म का है या इसी श्रेणी का। लिग्नाइट देखिए इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये कम ताप देने वाला घटिया कोयला होता है जो अपने बीकानेर में पाया जाता है। देश का 77% लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है? पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ होता है शैलों से प्राप्त तेल। चट्टानों से जो तेल प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम होता है, लेकिन एग्जैक्टली में चट्टानों से नहीं होता, क्योंकि जो पेड़ पौधे हो, वनस्पति जो नीचे दबी हुई थी, जिन्हें हम कहते हैं जीवाश्म, तो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं और ये पेट्रोल है जीवाश्म से ही बनता है। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलियम की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो देखिए जीवाश्मों आदि के सड़ने, गलने तथा सेलों के दब जाने के बाद उसके रूपांतरण से हुई है। ONGC किसका संक्षिप्त रूप है, तो देखिए ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। अभी इसकी स्थापना कब की गई थी, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। OIC क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPCL, तो देखिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है BPCL है, यही एकमात्र है जो तेल की सप्लाई करती है। बाकी जितने भी है वो सब ठेके में दिए हुए हैं। भारत में जो पेट्रोल आता है वो केवल 30 तो नहीं 37-38 रुपये के लगभग आता है, जबकि इस पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इतना लगाया जाता है कि उसकी कीमत वो डबल हो जाती है। और जो कंपनियों को ठेका दे रखा है ना, वो अपना मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाते हैं लाइसेंस के थ्रू, इसीलिए इंडिया में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। HPCL किसका रूप है, तो देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। मुंबई हाई
अब मुंबई हाई में क्या है, तेल के जो कुएं हैं उनके बारे में पूछा गया है। 1973 में वहाँ पे खोज हुई थी और 1976 में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मुंबई से 176 किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में स्थित मुंबई हाई नामक क्षेत्र से तेल एवं गैस प्राप्त की जाती थी। यहाँ पे देखिए यह नाम इम्पोर्टेंट है। सागर सम्राट नामक जलमंच की सहायता से 1416 मीटर की गहराई पर तेल एवं गैस प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है IOCL, की इसका संक्षिप्त रूप है। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का संक्षिप्त रूप है। ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से खुद से देखना है। बाकी क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। इस राजा वन वीक सीरीज की से कभी बाहर नहीं जाता। 95% तक इसी में से आते हैं, चाहे छोटे वाला हो, मिडल वाला हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। क्वेश्चन संख्या देखिए 129। जल विद्युत के लिए कोई दो आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए धरातल, विषम पठारी या पहाड़ी होनी चाहिए जिस पर नदियां प्रपात बनाती हो। जल विद्युत के लिए अगर देखिए, अगर टर्बाइनों को घुमाना है ना तो जल विद्युत के लिए प्रपात होने चाहिए। और जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तब भी टर्बाइनें घूमेगी और जल विद्युत बनेगी। और उसमें क्या है, जलप्रपात, प्रपात क्या होता है, जब पानी ऊपर से पड़ता है वही होता है। अगर मैप डायग्राम से बताऊं, देखो ये मान लो जल है, ये ऐसे पड़ा तो इसमें यहाँ पे टर्बाइन लगा दी जाती है तो ये घूमती है, इससे होता है लाइट। देखो ये पर्वत है, जैसे देखो ये पर्वत हो गया, जैसे ये पर्वत हो गया। अब ऐसे नदियाँ निकलेगी तो वो जल से पड़ेगी, जल से नीचे गिरेगी ना तो वहाँ से उसे जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात भी अलग अलग टाइप की होती हैं। गार्ड्स का भी निर्माण इन्हीं से होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखो, फिजिकल ज्योग्राफी की अपनी सीरीज स्टार्ट हो रखी है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया हुआ है, तो वो आप जाके देख ले। तो नदियों का जलप्रपात बनना आवश्यक है जल विद्युत के लिए। नदियों के जल में रेत और मिट्टी अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर रेत और मिट्टी होगी ना तो वो टर्बाइनों में रेत चली जाएगी जिससे वो मशीन खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें रेत और मिट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रेत और मिट्टी देखो एक चीज नहीं है, मिट्टी अलग होती है, रेत के जो कण होते हैं ना उनसे संबंधित है यहाँ पे। ये NTPC किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखिए NTPC के बारे में कौन नहीं जानता, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अपना जो गंगानगर है सूरतगढ़ वाला, वो इसी के लिए फेमस है, NTPC के लिए। भारत में संगठित उद्योगों के विकास का आरंभ कब हुआ? तो 1854 में तत्कालीन मुंबई में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना के लिए हुआ था। इससे पहले भी सूती वस्त्र का स्थापना हो चुकी थी। देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फोर्ट ग्लेस्टर 1807 कुछ इस प्रकार की घटना है, वहाँ पे 1854 से पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वो असफल हुआ था, इसीलिए उसका नाम दबा हुआ है बुक्स में। लेकिन अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लेवल की किताबें पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि सूती मिल की स्थापना पहले कहाँ की गई थी। उद्योगों की नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक अनुकूल दशाएं। तो देखिए कच्चे माल का प्राप्त होना चाहिए, उद्योगों के लिए शक्ति होनी चाहिए, शक्ति का मतलब यहाँ पे लाइट चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। उद्योगों के लिए शक्ति होनी चाहिए। इसको किसका संक्षिप्त रूप है? तो देखिए इंडियन आयरन एंड स्टील एंड कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको का पूरा नाम है। इसको टिस्को, बोकारो, मुंबई देश में भीतरी भागों में परिवहन से जुड़ा, इसलिए तैयार माल को भेजने की सुविधा ये कहाँ पे आ गई? महाराष्ट्र में सूती विकास के लिए कोई दो कारण बताइए। तो वहाँ पे किस लिए विकास में हुआ था? तो वहाँ पे कच्चा माल है, क्योंकि लावा का पठार है ना, वहाँ पे सूती वस्त्र कपास की उत्पत्ति होती है, और वहाँ पे अच्छा ना देखो बंदरगाह भी है और यातायात की सुविधा भी अच्छी है, तो इसीलिए महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग है वो स्थापना अच्छी हुई, अच्छा चला। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर है वो इंग्लैंड में जगह है जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। अगर किसी भी जगह पे अगर सूती वस्त्र अच्छा होता है ना तो उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है, और मैनचेस्टर जगह है वो इंग्लैंड में है। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए क्या दशाएं हैं? तो देखिए अगर सूती वस्त्र के लिए अनुकूल दशाओं की बात करते हैं तो वहाँ पे नमी की आवश्यकता होना जरूरी है, क्योंकि जो कपास होती है उसको नमी की आवश्यकता होती है ताकि उसके जो रेशे होते हैं ना वो लंबे समय तक, और वहाँ पे रेशे नरम रहेंगे, तो वहाँ पे जलवायु ठंडी होनी चाहिए। इसीलिए राजस्थान में भी तो हो सकता है सूती वस्त्र, लेकिन नहीं होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु
है वो शुष्क है, और यहाँ पे कपास भी नहीं होती। अगर कपास होगी तो भी वो सूख जाएगी, जिससे उसके जो रेशे वो टूटने लग जाएंगे, जबकि नमी होना जरूरी है। सौराष्ट्र गुजरात में धोलेरा व भड़ोच नामक स्थान पर उत्तम कपास उत्पादित होती है और वहाँ की जलवायु भी अच्छी होती है। पत्तनों द्वारा विदेशों से कपास व मशीनरी की आयात की सुविधा भी होती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए वस्त्र उद्योगों की प्रमुख समस्याएं क्या है। वस्त्र उद्योगों की प्रमुख समस्याएं क्या है, तो देखिए पुराने संयंत्र तथा मशीनरी, पुराने है संयंत्र है, मशीनें है वो, आधुनिकीकरण की आवश्यकता, कच्चे माल का अभाव है, निम्न श्रमिक उत्पादकता, सरकारी नियंत्रण आदि है। एफसीआई किसका संक्षिप्त रूप है, तो देखिए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टिलाइज। सीसीआई किसका संक्षिप्त रूप है, तो देखिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आधुनिक ढंग से कागज बनाने का प्रथम प्रयास कब और कहाँ किसने किया, तो 1816 में मद्रास राज्य वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर जिले में ट्रूकोबार नामक स्थान पर डॉक्टर विलियम कार्य द्वारा किया गया था आधुनिक ढंग से कागज बनाने का प्रथम प्रयास। अच्छा, अगर बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, चाइना की सभ्यता की वीडियो देखना, तो चीन की सभ्यता में हुए थे ये। अच्छा देखिए, रेशम के धंधे की जननी किसे कहा जाता है, तो वो लेतजू पीले सम्राट वाला, वो अपना वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है ना, वहाँ पे है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा है, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। जितना चैनल ग्रोथ करेगा उतना ही मैं बहुत अच्छा देने की कोशिश करूँगा। और सब के सब नोट्स है वो प्लस वाले कोर्स के हैं, जो अगर हम दिल्ली की जो कोचिंग है मुखर्जी नगर की, वहाँ से मैंने नोट्स मंगवाई हैं, वहीं से मैंने वहीं की कोचिंग से कोचिंग की है, तो वो सब कुछ वहीं दे रहा हूँ, सब कुछ वहीं बता रहा हूँ। टेस्ट भी उसी के आधार पर होंगे। नेक्स्ट में जब 7 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी मेरी, तो उसके बाद में आरएस के जितने भी प्रीवियस पेपर है 15 के लगभग, 15 या 20 के लगभग मैं करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पटवारी राजस्थान पुलिस में से तो बाहर पक्का ही नहीं जाएंगे, 90% गारंटी के साथ बाहर नहीं जाएंगे। अब देखिए औद्योगिक प्रदेश से क्या अभिप्राय है, ऐसा प्रदेश जहाँ पे उद्योग विकसित होते हो, जहाँ का भूदृश्य है वो औद्योगिक हो, वो औद्योगिक प्रदेश होते हैं। और इनके जो सीमांकन के कारकों का उल्लेख कीजिए, तो देखिए कर्मचारियों की संख्या है, कारखानों की संख्या, शक्ति की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया, जन मूल्यवर्धी आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता हुगली प्रदेश है, ये 8 प्रदेश है लगभग भारत में जहाँ पे उद्योगों की स्थापना हुई है। गुरुग्राम है, अगर देखो जयपुर में भी है, शाहपुरा जयपुर वाला है, कोलकाता में भी है, तो ये है कोलकाता हुगली प्रदेश। यह देश का प्राचीनतम औद्योगिक प्रदेश है। कोलकाता में हावड़ा इसकी केंद्र है। इस प्रदेश का विस्तार हुगली नदी के किनारे 100 किलोमीटर लंबी पेटी में हल्दिया से बिलासपुर तक हुआ था। अंग्रेज सबसे पहले कोलकाता में ही तो आए थे। वहाँ पे देखो प्लासी का युद्ध देखेंगे, हम बक्सर का युद्ध देखेंगे, तो वो कहाँ पे थे, वो कोलकाता में ही तो थे। वो नवाब था, वो सब देखेंगे। जाफर कौन था, लॉर्ड डलहौजी कौन था, वो सब का इतिहास और ज्योग्राफी को एक कर देंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए जलवायु है, जहाँ की जलवायु उत्तम अच्छी है वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जैसे बिहार में जनसंख्या अधिक निवास क्यों करती है, वहाँ पे नदियाँ हैं, और नदियों की वजह से ना उपजाऊ मैदान है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, वरना वहाँ पे ना बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। धरातल अगर ऊंचा नीचा होता ना, तो जैसे पहाड़ी पर्वत में लोग कम रहना पसंद करते हैं, मैदानी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जल प्राप्ति, खनिज संसाधन, परिवहन की सुविधा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक तथा राजनीतिक व आर्थिक कारक, ये सब के सब कारक है जिनके आधार पर जनसंख्या बसती है, चाहे तो सघन हो चाहे विरल हो। लिंगानुपात कम होने के कोई 2 कारक लिखिए, तो देखिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का अधिक जन्म लेना, महिलाओं की बाल्यकाल या प्रसूति अवस्था में मृत्यु हो जाना, ये चक्कर है लिंगानुपात कम होने के कारण। अंधविश्वास मानता हूँ मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल, कि बस लोग यही चाहते हैं कि उनके एक बेटा ही हो, बेटी नहीं हो, जबकि बेटा बेटी एक समान होना चाहिए। जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या की संगठन या संरचना
से अभिप्राय उन तत्वों या पक्षों से हैं जो मापनीय होते हैं। उदाहरणतः आयु, लिंग, आर्थिक क्रियाकलाप, भाषा, धर्म, साक्षरता आदि से है। व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना से आशय कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न कार्यों या व्यवसाय में संलग्न होने से हैं। जो लोग कार्य कर रहे हैं ना, वही व्यावसायिक संरचना है। स्टूडेंट बोल रहा है कि बेरोजगार है तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि वो व्यावसायिक में है ही नहीं। जो धंधा कर रहा है ना, जो काम कर रहा है, वही व्यावसायिक है। इसकी भी कैटेगरियाँ हैं, इसमें उम्र होती है फिक्स, उसके बाद में ही होता है व्यावसायिक जनसंख्या में। जनसंख्या की समस्या के समाधान के कोई 2 उपाय बताइए। अब जनसंख्या की समस्या के समाधान तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, योग्य किया जाए। नगरों की कोई 2 समस्याएं तो देखिए, नगरों में क्या होता है, एक तो गंदगी बहुत बड़ी होती है, जनसंख्या अधिक होने के कारण से लोग सड़कों पे निवास करते हैं, वो है। एक देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैनिक उपयोग के लिए साग सब्जियाँ, दूध ही, इनमें भी बहुत कमी होती है, मिलावट होती है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या, वो जनसंख्या घनत्व कहते हैं पहले तो। और सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या से भौगोलिक घनत्व काट जाता है, जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। हरित क्रांति का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो देखिए अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गेड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए किया था। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व क्या है, अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना, उन्नत बीज का विकास करना, रासायनिक उर्वरक, सघन कृषि, लघु सिंचाई योजनाएं, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान है। हरित क्रांति से होने वाले लाभ क्या, तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, अनाजों के आयात में कमी, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि, परंपरागत कृषि में परिवर्तन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी है, तो देखिए प्रादेशिक असंतुलन, फसल उत्पादन में असमानता, रासायनिक उर्वरकों में अत्यधिक निर्भरता, मिट्टी की उर्वरता का ह्रास, सघन खेती से खारेपन की समस्या आदि है। कृषि प्रदेश से क्या अभिप्राय है, अब वहीं कृषि प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश में सेम विशेषताएं हैं, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी या सोपानी कृषि क्या होता है, तो सोपान का अर्थ मैंने बता दिया था कि सीढ़ी होती है, कि जैसे फर्स्ट सोपान सेकंड सोपान यही है, सेम टू सेम, फर्स्ट सीढ़ी सेकंड सीढ़ी यही होता है। ये तो ना पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, जिससे क्या खेती का कटाव कम होता है। विस्तृत कृषि से क्या अभिप्राय है, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या कम होती है, वह क्षेत्र अधिक होता है, विस्तृत कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि के कोई 4 स्थानीय नाम, ये कंपटीशन की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। तो देखिए, असम में झूम, केरल में पोनम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू तथा मध्यवर्ती प्रदेश में बेवर, पेंडा तथा बीस कहलाती है। गहन निर्वहन कृषि क्या होता है, जहाँ पे खाद्यान्न उगाए जाते हैं। विशाल मैदान तथा तटीय मैदानों में यह कृषि प्रचलित है, यहाँ चावल प्रमुख उपज है। बागाती कृषि किसे कहते हैं, ये सबसे अधिक विकसित कृषि है, जिसमें देखो चाय, कॉफ़ी जो बागान के रूप में की जाते हैं, जैसे नारियल का व चाय है, इन सब का कृषि प्रदेश वही होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो। चलो ठीक है, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।